अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया और ये खबर बच्चों के लिए है और यही वजह है कि बच्चे मेरा अभिवादन स्वीकार करें। और एक मेरी गुहार भी रहेगी बच्चों के साथ कि बच्चों, आज वो दौर आ गया है कि आपका भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, आपकी जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। और जो मसला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक गाइडलाइन आई है जिसके ऊपर ये कहा गया है कि 100 मीटर से ऊपर का जो पहाड़ होगा अरावली पर्वत श्रृंखला का, उसे ही पहाड़ माना जाएगा और बकाया जो पर्वत श्रृंखला है उसके जो छोटे पहाड़ होंगे उन्हें इस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यानी जो किस्सा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं उसके ऊपर अब एक नई कहानी की जो संरचना है वो होती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि बच्चों को ये खबर जरूर दिखाइएगा ताकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो उनकी जो सच्चे मन की भावनाएं हैं वो हमारे हिंदुस्तान के सामने नजर आ सके, लोग उन्हें महसूस कर सकें। आपको याद होगा एक दौर में जब पेंटिंग्स बनाया करते थे हमारे दौर में, तो ये होता था कि उसमें पहाड़ दिखाइए, नदियाँ दिखाइए, सूरज दिखाइए, पेड़ पौधे दिखाइए। तो उस दौर में कुछ ऐसी ही पेंटिंग्स बना करती थी जिसमें पहाड़ से निकलता हुआ सूर्य, उसके साथ नदी बहती हुई, नदी में नौका और तमाम चीज़ें तत्कालीन जो समाज होता था उसके लिहाज से दिखाई जाती थी। लेकिन दौर बदला और दौर के साथ कुछ ऐसे दौरे हमारे सिस्टम को पड़ गए जिसमें अब आलम यह है कि बच्चों को अगर कोई पेंटिंग बनाने के लिए कहा जाए तो वो कंप्यूटराइज ग्राफिक्स पे जाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए बनाएंगे। उनके हाथ में कुछ ही नहीं होती है, उनके हाथ में पेंटिंग ब्रश नहीं होता है, वो कंप्यूटराइज तरीके से चलते हैं क्योंकि कंप्यूटराइज सोच का ज़माना है। लेकिन अब बात आ गई कि जब संस्कृति ही नहीं बचेगी, जब सभ्यता ही नहीं बचेगी, तो फिर ये कंप्यूटर्स कौन देखेगा, ये तमाम चीज़ें कौन देखेगा। जिस अरावली पर्वत श्रृंखला की मैं बात कर रहा हूँ उसकी लंबाई जो है लगभग 692 किलोमीटर है और ये दिल्ली से गुजरात तक चला जाता है और इसमें एनसीआर का इलाका भी आता है, हरियाणा का इलाका भी आता है और राजस्थान का इलाका भी आता है। और ये पर्वत श्रृंखला ही एक ऐसी है जिसकी एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरी तरफ हरियाली है। और देखिए कुदरत ने जहाँ एक सिस्टम को बैलेंस किया उसको हम लोग किस तरह से गड़बड़ करने पर उतारू हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई जिसमें ये कहा गया कि जो 100 मीटर तक ऊंची पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, उन्हें ही पहाड़ माना जाएगा। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की 90% जो पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। यानी 10% जो पहाड़ी इलाका है पर्वत श्रृंखला का अरावली का, वहां पर ही इसका संरक्षण हो पाएगा। अब यही वजह है कि पूरे देश में ये बहस का मुद्दा बन गया है और इस बहस के मुद्दे के पीछे कोई और नहीं हमारा बचपन है, हमारी जो पीढ़ी अभी पैदा हुई है या अभी जो 8-10 साल के बच्चे हैं उनका आने वाला जिंदगी का दौर इसकी चपेट में आ चुका है। अभी इस गाइडलाइन के लिए जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे तो हाल फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि इसमें लाइफलाइन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसी की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की है। लेकिन लाइफलाइन की गाइडलाइंस कहाँ गई, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है और ये दिल्ली से लेकर रायसेना हिल्स जहाँ पर वीवीआईपी इलाका है हमारे देश का, वहाँ से लेकर ये राजस्थान तक जाती है। और एक जगह तो कुछ बीच में ऐसी भी आती हैं जहाँ पर यही पर्वत श्रृंखला रेगिस्तान और दूसरी तरफ जो हरियाली वाला इलाका है उसको विभक्त करती है, उसको अलग करती है। यानी रेगिस्तान को जो हरियाली वाला इलाका है उसमें नहीं आने देती। अब तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो अवैध खनन की खन होती है वो यहाँ पर हावी हो चुकी है, क्योंकि अरावली पर्वत की जो तलहटी है, जो इलाका है, वहाँ पर जो अमूल्य खनिज है उनका भंडार माना जाता है। और यही वजह है कि अब बवाल हर तरफ उठने शुरू हो चुका है। और ये भी एक तथ्य है
कि ये जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है ये हमारे दिल्ली को, हरियाणा को इसी तरह से बचाती है जिस तरह से कोई भी मास्क हमें पोल्यूशन से बचाता है। यानी ये नेचर का जो नेचुरल मास्क है ये वो है। और इन दिनों आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में जो हवा का इंडेक्स है वो क्या है, 400 के करीब पहुंच चुका है, कई जगह 400 से ऊपर भी क्रॉस कर चुका है। और अगर यही हालात रहे तो तय मानिएगा, जिस तरह से पर्यावरणविद बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर छेड़छाड़ हुई तो वन्य संपदा के साथ साथ वन्य जीवन जो है उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि यहाँ पर तो मानव जीवन पे खतरा खड़ा होता हुआ नजर आने शुरू हो चुका है, क्योंकि जब पहाड़ ही नहीं बचेंगे तो जो रेगिस्तान की आंधियां हैं ना वो तमाम क्रॉस करते हुए दिल्ली पहुंचेंगी, दिल्ली से जो उत्तरी भारत है वहां पर एंटर करेंगी। और हिमाचल के बच्चों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जो हमारी धौलाधार की पर्वत श्रृंखला है। दिसंबर महीना खत्म होने को आ गया, ना हिमाचल में बारिश है ना इन पहाड़ों पर आपको कोई बर्फ का टुकड़ा भी नजर आ रहा होगा। बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, लेकिन असल में जो बादल आम आदमी की जिंदगी पर छाने जा रहे हैं उसके लिए आपकी क्या सोच है। और जब ऐसी चीजें होंगी तो ये भी तय मानिए कि आपका आने वाला जीवन बहुत दुष्कर हो जाएगा। जो टेम्परेचर अभी ही इन हालात में है कि हर बार हम लोग कहते हैं कि इस बार जो गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इस बार जो बरसात थी वो ज़्यादा थी। और हिमाचल के बच्चों से मेरा ये भी एक अनुरोध रहेगा कि बेटा बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2-3 साल में जो अंधाधुंध बरसात हो रही है उससे जीवन जिंदगियां ख़त्म हो रही हैं वो भी आपके ध्यान में होंगी। जब ऐसी जो एक तरह की ढाल है अरावली पर्वत की तरह वो नहीं रहेंगी तो फिर हम लोग कहाँ पर रहेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला जिसका 90% जो हाइट है वो 100 मीटर से कम है, तो बकाया 10% से हमारी नेचर कैसे बचेगी। हिमाचल जिसे देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ कहा जा सकता है, उसमें धौलाधार की हालत आपको नजर आ रही होगी। क्या अब हम लास्ट पीढ़ी होंगे जो ये कहेंगे कि यहाँ पर भी कभी बर्फ गिरा करती थी? क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके बारे में ये कहा जाता है कि कभी इसकी जो हाइट थी वो हिमालय पर्वत से भी ऊंची थी और वक्त के साथ यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पर भी बर्फ गिरा करती थी। तो कहीं ऐसे हालात ना हो जाएं बेटा कि आने वाले दौर में हम ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि ये जो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, धौलाधार की रेंज है, यहाँ पर भी कभी बर्फ गिरा करती थी। आप खुद सोचिए कि रेगिस्तान को रोकने वाले, रेगिस्तान का क्षेत्रफल को कम करने वाले अरावली पहाड़ ही जब नहीं रहेंगे तो फिर क्या रेत का राज नहीं होगा? फिर क्या बर्फ का राज रहेगा? या फिर ये कहें कि 5 ऋतुओं वाला देश हमेशा के लिए गर्मी का देश बनकर रह जाएगा? तो दिल्ली से गुजरात तक जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो अब टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच चुकी है। यही वजह है कि आज एनसीआर, गुड़गांव के जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सड़कों पर आ चुके हैं कि हमारी जिंदगी बचेगी तो फिर सपने बचेंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो माहौल है वो किनके सपनों के लिए है? अब सियासत भी इस मुद्दे पर खूब हो रही है, क्योंकि जिन राज्यों से ये अरावली की पर्वत श्रृंखला निकलती है या गुजरती है उन तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। और यही वजह शायद रही होगी कि मानवता से कम कहूँ तो गलत नहीं होगा, सियासत हावी होती हुई नजर आ रही है। सीधा आरोप लग रहा है कि सरकारें क्या कर रही हैं। राजस्थान में जो कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है वो इस मुद्दे पर धीर गंभीर है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई सवाल इस बाबत उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, उसी इकोसिस्टम का अहम हिस्सा वो अरावली पर्वत श्रृंखला भी है। और इसी पर्वत श्रृंखला की वजह से जो खतरनाक आंधियां आती हैं, जो धूल उठती है, जो बकाया केमिकल्स उठते हैं, उन्हें ये रोक लेती है। और जब बरसात होती है तो यही अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, जो इसके पहाड़ हैं, वो जो पानी आता है उसे पाताल में जाने से रोक लेते हैं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें इसे धरती में ही रोक लेती हैं। आने वाले दौर में पानी के लिए तरसेंगे, क्योंकि जब पानी थमेगा ही नहीं, उसकी कोई रुकावट ही नहीं होगी, उसको कहीं थामा ही नहीं जाएगा, तो फिर जिंदगी कहाँ से थमेगी।
बच्चों के साथ साथ जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे भी एक मेरा सवाल रहेगा, और वो सवाल इतिहास से जुड़ा हुआ है, उस स्वर्णिम इतिहास से जुड़ा हुआ है जिसकी चमक से आज भी हम आकर्षित होते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई आपने सुनी होगी, और ये हल्दी घाटी की लड़ाई सन 1576 में हुई थी, और हमारे हीरो महाराणा प्रताप अकबर की सेनाओं के साथ यहीं पर अपने राजपूत योद्धाओं के साथ जूझे थे। ये अलग बात थी कि उस दौर में भी कुछ हमारे ही थे जो अकबर की सेनाओं के साथ देते हुए महाराणा प्रताप पर हमला कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेनाएं यहाँ पर टकराई, थकी, हारी, फिर इन्हीं जंगलों में खो गई, फिर दोबारा उन्होंने युद्ध लड़ा। और उस दौर में यही जंगल थे जो हकीकत में देखा जाए यही पहाड़ थे जिन्होंने हमारी रियासत, हमारी विरासत की सुरक्षा की थी। हमारे जो रणबांकुरे थे उन्होंने हमारी रक्षा की थी। आज जब वो पहाड़ ही नहीं रहेंगे, वो हल्दी घाटी ही नहीं रहेगी, तो फिर किसका जिक्र करेंगे। अक्सर ये बात कही जाती है कि इतिहास बदलने की कोशिशें पिछले 10-15 साल से बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पर तो भूगोल तक बदलने की नौबत आ गई है। जो पहाड़ थे, प्रकृति पर ही कब्जा शुरू हो गया। और जाहिर सी बात है कि जब आशंकाएं उठती हैं तो उन आशंकाओं के बवंडर में एक उबाल भी होता है, एक विरोध भी होता है, जो हिंदुस्तान में तो अभी नजर आने शुरू हो चुका है। खैर, प्रकृति झुलस रही है। प्रकृति के झुलसने की वजह से आम आदमी झुलस रहा है, दिल्ली झुलस रही है। और दिल्ली को दिल वालों की जगह कहा जाता है ना, तो दिल्ली के जो दिल वाले हैं उनके दिल कितने छोटे हो गए, और वो दिल तब भी नहीं पसीजते जब खतरा आने वाली पीढ़ी पर होता है। यही वजह है कि मेरी बच्चों के साथ भी गुजारिश है, अभिभावकों के साथ भी गुजारिश है, बुजुर्गों के साथ भी गुजारिश है कि जरूर जागिए, नहीं तो भूगोल बदला, इतिहास बदला, और इन बदलों के बीच में अगर प्रकृति ने बदला लिया तो फिर क्या होगा। राय मत दीजिएगा, सोचिएगा। और साथ में एक अनुरोध और रहेगा कि जिन बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उन्हें सबसे पहले ये सिखाइए कि अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम की कोई वजह भी नहीं रहेगी। अगर हिंदू मुस्लिम की जगह भी रखनी है, धार्मिक उन्माद की वजह भी रखनी है, तो कम से कम प्रकृति के उन्माद को जिस तरह से हम हवा दे रहे हैं, क्या वो सही है? क्या आने वाली नस्लों के लिए ये तमाम चीजें सही हैं? जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।